लैंड एंड बिल्डिंग भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। अब आपको इसमें दो अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने ये दो अकाउंट बना लिए। अब बताओ कैसे शुरुआत होगी इसकी, बताओ कैसे शुरुआत होगी? टू बैलेंस बीडी। किस चीज कौन सा लिखेंगे यहाँ पर बताओ? 6 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 6 लाख। 6 लाख लिखा और क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। साथ साथ जितने भी सबसे पहला काम हम करेंगे, सारे बैलेंसेस को हम अपनी अप्रोप्रिएट जगह पर नोट कर लेंगे, ठीक है। और बैलेंस सीडी कितना हमारा? 8,50,000, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैसे होगा? बाय बैलेंस बीडी। इसको मैंने इधर से क्यों शुरू किया? क्योंकि जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं, ठीक है, वो क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं और इनका हो गया 1,40,000। क्रेडिट साइड से शुरू होने का मतलब क्या है कि इनका बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे बताओ? 2,10,000। ये पहला काम मैंने क्या किया कि सारे बैलेंसेस को अपनी जगह लिख दिया। और ध्यान रखो कि जब बैलेंसेस, बेटा ये सबसे इसमें टिपिकल कंसेप्ट है ये वाला क्वेश्चन, कि जब बैलेंसेस को हमने अकाउंट में नोट कर लिया तो अब इन बैलेंसेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई रोल नहीं है, ठीक है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बैलेंसेस में से कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि जो अब हम अकाउंट में नई चीज़ें डालेंगे, नई कैलकुलेशंस होंगी, वो जाएंगी। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये क्या कहा है इस क्वेश्चन में? हाँ जी, क्या कहा है? लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि जो लैंड एंड बिल्डिंग थी, देखो ये वाला जो मेथड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एसेट्स हैं वो अपनी कॉस्ट प्राइस पर रहती हैं। कॉस्ट प्राइस पर रहने का मतलब क्या है कि वो जितने की खरीदी गई थी उसी वैल्यू पर इन बैलेंसेस में अपीयर हो रही हैं, 6 लाख रुपए और 8,50,000 में। और उनके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आज तक डलना चाहिए था वो हमने अलग से एक अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके अंदर सारा डेप्रिसिएशन कलेक्ट कर रखा है, एक्यूमुलेट कर रखा है। अब ये क्या कह रहा है, देखो लाइन क्या कहती है आपको बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000, इसका क्या मतलब हुआ? बताओ बेटा, कोई बच्चा समझो ना ये इसको। नो बेटा, इसकी ट्रांसलेशन करो, सिंपल ट्रांसलेशन से आपको चीज समझ में आएगी। नहीं, इतने की थी यहां तक तो ठीक है, आगे क्या कह रहा है? लग चुका है कि ये कह रहा है कि 1,20,000 की जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो इस वैल्यू में इंक्लूडेड थी। उसके ऊपर हम अब तक 60,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर चुके हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी उसके ऊपर आज तक कभी भी खरीदी होगी हमने वो बिल्डिंग, उस पर जिस डेट पर बेची गई उस डेट तक उसका 60,000 रुपीज डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया जा चुका है। वो कहाँ पर है? 1,40,000 रुपया जो ओपनिंग बैलेंस था उसके अंदर उसका 60,000 रुपये का बैलेंस इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब क्या है कि उसकी मैं अब तक कितनी वैल्यू यूज कर चुकी हूँ और कितनी मेरे हाथ में है अभी उसकी वैल्यू? 1,20,000 में से 60,000 की वैल्यू को तो मैं यूज कर चुकी हूँ। 60,000 की वैल्यू अभी हमारे हाथ में है।
वो 60,000 की वैल्यू की चीज मैंने कितने में बेच दी? 48,000 में। लॉस कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ। कितने का? 12,000। समझ में आ गया? कैसे आया? 1,20 की खरीदी थी, 60,000 की वैल्यू मैं अब तक यूज कर चुकी हूँ, तो वो मेरा लॉस नहीं है क्योंकि वो तो मैंने यूज किया। उसकी वैल्यू अभी 60,000 और थी, मैं उसको 60,000 की वैल्यू और यूज कर सकती थी, लेकिन वो मेरी मार्केट में केवल 48,000 की बिकी, तो लॉस हुआ 12,000। अब उसे अकाउंट में कैसे दिखाना है? देखो, आपने क्या करना है, जब वो मशीन बिकेगी तो उसको अपनी पूरी प्राइस पर, पूरी प्राइस मतलब पूरी 1,20,000 पर इस अकाउंट में से क्रेडिट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग में से, और उसका जितना भी डेप्रिसिएशन था वो मुझे एक्यूमुलेटेड अकाउंट से निकालकर फिक्स्ड एसेट्स के या लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में डालना है। निकाल कर डालना है का मतलब क्या है? इस अकाउंट का जब बैलेंस क्रेडिट से शुरू हुआ है ना, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट से शुरू हुआ तो मुझे वहां से निकालना है। तो कैसे निकालूंगी? टू लैंड एंड बिल्डिंग लिखूंगी, ठीक है? कितना? 60,000, ठीक है? यहां से डेबिट करके निकाल दिया, और इधर उसका वैल्यू को मुझे पूरा 1,20,000 की वैल्यू को मुझे यहां से निकालना है, तो इसको मैं यहां ट्रांसफर कर रही हूं। कहां ट्रांसफर किया मैंने? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है? पहला काम ये किया। अब मुझे यहां पर वैल्यू पूरी एक कितनी करनी है? 1,20,000। 60,000 तो मैंने डेप्रिसिएशन में से निकाल लिया। बाय, यहां पर क्या लिखूंगी मैं? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये वाली जो दो एंट्री है वो यहीं की एडजस्ट हो गई। बिकी कितने की? बाय बैंक कितने की बिकी? 48,000 की, ठीक है? कितना हो गया? 1,08,000। मुझे करने हैं पूरे 1,20,000। कितना बचा अभी? और 12,000। वो 12,000 मैं यहाँ लिखूंगी, और क्या लिखूंगी? बाय लॉस ऑन सेल या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, क्योंकि वो लॉस ऑन सेल कहाँ गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया? आपको उस दिन भी मैंने बताया था, अगर ये मशीन 48,000 की बजाय 68,000 की बिकती तो क्या होता? 8,000 प्रॉफिट होता। तो क्या होता? मैं यहाँ 60 लिखती या 68 लिखती, तो 1,28,000 हो गया। तो मुझे तो यहाँ 1,20 ही चाहिए था, तो मैं इसका 8,000 इधर लिख देती तो वो ऑटोमेटिकली 1,20 हो जाता। समझ में आ गया? चलो, ये हो गया। अब क्या करें? अब इन अकाउंट को बैलेंस करना है। कैसे करना है? इधर का टोटल किया मैंने, 9,70,000 आया है ना? बैलेंस कैसे करूंगी? 970 इधर लिखा। अब क्या आया डिफरेंस? 3,70,000। ये क्या चीज है? ये क्या है बताओ? 3,70,000 क्या है एक्चुअली में? एसेट बढ़ गई ना, डेबिट हुई, एसेट और डेबिट हुई, इसका मतलब खरीदी गई। तो यहां लिखूंगी मैं टू बैंक, ठीक है? अब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बताओ क्या जाएगा इसमें से? एक तो बैंक में मैंने ये यूज किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आपने जहां पर भी एसेट के कारण कैश आया या गया वो आप लिखोगे। ये 3,70,000 क्या है? कैश गया, और ये 48,000 रुपीज कैश आया, ठीक है? चलो इधर देखते हैं। इधर और बताओ, कोई कैश की एंट्री हुई है? ट्रांजैक्शन नहीं हुई ना? तो बताओ नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होगा? बताओ। 3,70,000 तो गया, आया भी तो है, 48,000 आया भी है ना? तो नेट कितना हुआ बताओ? 3,22,000 क्या? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3,22,000। और व्हाट अबाउट दिस? इसको भी हमें बैलेंस करना है। 2,70,000 और यहां पर हुआ 2,70,000। यहां क्या लिखेंगे? बाय
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कि हमें इसमें डेप्रिसिएशन में इस साल कितना एडिशनल डाला गया, 1,30,000। हमारा जो डेप्रिसिएशन इस साल नया डाला गया एसेट्स के ऊपर, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने चार्ज किया है 1,30,000, जो कि आप करोगे। ठीक है, तो ये जो है सबसे टिपिकल जो एडजस्टमेंट है इसकी मानी जाती है आपके लेवल पर, अप टू 12th। आगे की क्लासेस में और हायर लेवल की हैं, बट आपको ये वाली एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम एक फुल अकाउंट बनाएंगे। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है, आपने देख ली पूरी? अच्छे से समझ ली पूरी? आपको शेयर कैपिटल गिवन है, ये किस चीज का पार्ट है बताओ? शेयर कैपिटल में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो कहाँ जानी चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आपका शेयर कैपिटल 65,000 से 45,000 से 65,000 हो गई। कितना रुपया बढ़ गया? बढ़ा या घटा? बढ़ गया, है ना? आपको 20,000 रुपये बढ़ गए। वो आपने क्या लिखना है? तो बेटा अपना फॉर्मेट बनाकर पहले हम सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हालांकि ये सबसे लास्ट में बनती है, पर हम कोई चीज़ भूल ना जाए तो हम साथ साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कैश फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितना हुआ? 20,000। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं, देखो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आपको बैलेंस शीट में गिवन है 25,000, 25,000 एंड 42,500। लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में भी गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नोट्स टू अकाउंट में गिवन है तो आपको बैलेंस शीट को इग्नोर करके नोट्स टू अकाउंट पर पहुंचना है। इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से निकालने का? आप कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे शुरू करेंगे बताओ? आपको नोट्स टू अकाउंट में जनरल रिजर्व गिवन है अलग, और आपको क्या गिवन है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आपने क्या करना है बताओ? ओपनिंग बैलेंस कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है ना। क्लोजिंग कितना है? 15,000 लेस ओपनिंग। क्या ओपनिंग? किस चीज का ओपनिंग कर रही हूं मैं? ये बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आपको पूरा लिखना है, जगह कम है तो मैं यहाँ पर कम लिख रही हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा? 5,000 रुपये। ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ करंट ईयर। फिर आपने क्या करना है? क्या क्या ऐड करने के लिए बताया था मैंने आपको? टैक्स, रिजर्व्स एंड डिविडेंड। टैक्स की इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप उसको छोड़ दोगे। आपने क्या इंफॉर्मेशन देखी है? रिजर्व्स की दे रखी है और इंटरिम डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम है। तो बताओ रिजर्व्स कितने करूं? ऐड जनरल रिजर्व। बताओ कितना जाएगा? ऐड रिजर्व कितना ट्रांसफर हुआ इस साल? पिछले साल 15,000 था, अब 27,500 हो गया। कितना हुआ इस साल ट्रांसफर? आपने क्वेश्चन लिख रखा है ना, उसमें से देखकर बताओ मुझे कितना आएगा। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है ना, तो 12,500। ठीक है, अब ऐड डिविडेंड 7,000। ये कहाँ से आया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में से। अब ये क्योंकि मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में से 7,000 रुपये लिए हैं, तो मैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना टोटल प्रॉफिट पता लगाना है। लेकिन ये 7,000 रुपये के कारण कैश तो गया है ना, गया है या नहीं गया? तो इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
जाकर माइनस भी होगा। समझ गए? दो चीज़ें जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में से एक्टिविटी लेते हैं, ट्रांजैक्शन लेते हैं, वो दो जगह जाती है। अगर आपने अकाउंट बना लिया तो अकाउंट में चली गई और एक कैश फ्लो में आ गई। अब इसका अकाउंट भी नहीं बनाया आपने, है ना, तो मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर दी। कैश यूज्ड टू पे डिविडेंड, कितना, 7,000। कई बार क्या होता है, हम एक जगह कर देते हैं, दूसरी जगह भूल जाते हैं, या तो इस चीज़ को इसलिए आप पहले नोट करते चलो। हाँ जी, अब क्या होगा, क्या आया, ये आ गया आपका 24,500, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोला जाता है। कितना आया, 24,500। आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा बेटा, बताओ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट किस चीज़ की होती है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड, बेटा हेडिंग जरूर डालनी है आपने, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या आइटम्स, ठीक है। उसमें क्या हो गया आपका क्वेश्चन में, देखो कोई लगता है आपको जो नॉन कैश एक्सपेंस हुआ हो, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंस क्या हमारा, डेप्रिसिएशन या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मेनली तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं, तो इस क्वेश्चन में वो तो है नहीं। इस क्वेश्चन में आपको केवल डेप्रिसिएशन गिवन है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्यों बनाना पड़ेगा बेटा बताओ, क्योंकि आपको बैलेंसेस भी गिवन है और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो बनाओ, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, क्या आएगा उसके अंदर। फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाकर देखो फटाफट कैसे बनाना है। फिक्स एसेट्स का अकाउंट आपने डेबिट साइड से शुरू करना है। टू बैलेंस बीडी कितना है फिक्स एसेट्स का, 46,700, और आपने क्रेडिट में लिखना है बाय बैलेंस बीडी कितना, 83,000, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन ये कहाँ से आया, या इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डायरेक्टली, कुछ भी लिख सकते हैं। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना आया, कितना दे रखा है, 14,700, वो भी आपने यहाँ लिख दिया। अब क्या किया हमने, अकाउंट को बैलेंस किया, 700, 4 और 3 7, 97,700 आया। तो इससे क्या पता लगा हमें, टू बैंक कितना, 51,000। अब बताओ क्या करूं इसमें से, इस अकाउंट को बनाकर। अब इसमें तो सीधा क्वेश्चन में भी गिवन था डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते थे कि कम से कम मेरी ऑपरेटिंग तो ठीक हो जाए, लेकिन आपको वैसे तरीका पूरा आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बाय ऐड डेप्रिसिएशन कितना, 14,700, ये अब आपका अमाउंट आएगा, ये आउटर कॉलम में हम लिख देंगे कितना आया, कितना आया बताओ, 002, 39,200। इसको क्या नाम देंगे बताओ, क्या बोला था इसको कि हर चीज़ की अपनी एक हेडिंग होती है, क्या है ये 39,200, क्या निकला है ये बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस यहाँ तक अगर आप आराम से पहुँच गए तो आगे का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये आ गया, अब क्या करना है बताओ, वर्किंग कैपिटल देखनी है। वर्किंग कैपिटल के लिए आप क्या देखेंगे,
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, है ना। तो चलो करंट लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या हुआ है? ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं? ट्रेड पेबल दे रखे हैं बेटा, डायरेक्ट करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं, तो इसका मतलब वो ट्रेड पेबल ही है। बताओ क्या हुआ, इंक्रीज हुए या डिक्रीज? इंक्रीज हुए हैं। तो क्या करेंगे, क्या बताया था आपको? करंट लायबिलिटीज में जो हुआ है वही करना है। मतलब इंक्रीज हुआ है तो ऐड करना है, इंक्रीज करना है। डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज करना है, यानी माइनस करना है। करंट एसेट्स में डिक्रीज पर इंक्रीज, इंक्रीज पर डिक्रीज, बस ये ध्यान रखना। ये सभी में पूरी एसेट साइड का यही होता है। चलो क्या करें, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कितना कितना ऐड हुआ है बेटा, कितना हुआ है बताओ? 2300। हाँ जी 2300। अच्छा चलो, और क्या हुआ है बोलो? इंक्रीज इन फिक्स एसेट नहीं बेटा, सिर्फ करंट लायबिलिटीज को देखो। इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी हुई है? 2000 या 1500? चलो 2000। तो इसको क्या करना है, इंक्रीज हुई है तो लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में शो कर देंगे। फिर और क्या हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज? वो भी इंक्रीज हुए हैं, तो उसको भी लेस कर देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? 1500। अब बताओ नेट चेंज कितना आया? नेट चेंज ये 3500 माइनस का 3500 प्लस 2300, तो टोटल क्या हुआ, नेट क्या हुआ? -1200। ठीक है, अब ये क्या आया? 38,000। अब क्योंकि इसमें टैक्स के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो इसमें से आपको टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अगर कुछ कैश का आना जाना होता तो वो भी कर देते। अब क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, तो ये 38,000 अपने आप में क्या हो गया? यही आपका हो गया कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या हो गया ये? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके बाद, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में तो छोटा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करोगे बेटा। ये थोड़ी सी आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर आप एडवांस में लिख रहे हो तो जगह छोड़कर लिखनी है, अपने आप स्पेस बनाकर। फिर आप लिखोगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा बताओ? हुआ है कुछ बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? नॉन करंट एसेट्स का परचेज, है ना। नॉन करंट एसेट्स का सेल या परचेज। इन्वेस्टिंग का मतलब फिक्स एसेट्स का सेल या परचेज। ठीक है, बताओ क्या हुआ है, लिखो। वो हमें कैसे पता चलेगा? कैश यूज्ड टू परचेज मशीन हुआ है? कहाँ से पता चला यूज टू परचेज मशीन? ये रहा 51,000। तो बेटा यहाँ लिख दोगे आप 51,000 माइनस, ठीक है, और फिक्स एसेट की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई ना, तो आप लिखोगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया 51,000, लेस कर दिया। ठीक है, फिर आपने नेट कैश फाइनेंसिंग का निकालना है। फाइनेंसिंग में देखो हमने 20,000 रुपये इशू ऑफ शेयर कैपिटल पहले ही लिख दिया था। ठीक है, और इसके बाद आपने इंटरिम डिविडेंड भी लिख दिया था। तो नेट कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हुआ? 13,000 रुपये। प्लस या माइनस? आया था 20,000, आपने पहले ही लिख रखा है ना, और 7,000 रुपये आपके डिविडेंड के रूप में गए, तो टोटल क्या हुआ, नेट क्या हुआ? 13,000 रुपये यूज हुए। आपने तीनों एक्टिविटी का निकाल लिया। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश निकालना है आपका, कितना हुआ नेट, कितना हुआ नेट करने के लिए आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग का 38,000, इन्वेस्टिंग का 51,000 माइनस और उसका 13,000 प्लस, बताओ नेट कितना हुआ अमाउंट, बताओ कितना हुआ, 38,000 प्लस 13,000 कितना हुआ, 51,000 प्लस प्लस एक साथ कर लिया माइनस 51,000 नील। अगर इसमें बैलेंस आप ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में नील हुआ, हर एक में नहीं नील होगा, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो 3,000 था तो आंसर क्या आएगा, 0 क्यों, नील में ऐड 3,000 कर रहे हो, नील तो इसका आंसर आ गया, उसमें आपने ऐड किया 3,000, है ना, तो नीचे आंसर क्या आया 3,000 रुपीज, वो क्या आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन फिगर से टैली हो रहा है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करनी है, ठीक है। तो आप इसके मैं और आपको अब एक्सेल शीट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करवाऊंगी, ठीक है, वो या तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू करवाऊंगी क्योंकि अभी हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है,